नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस वन शॉट की सीरीज में एक बारी आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम एक बहुत ही प्यारे चैप्टर का वन शॉट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजनीतिक दल। भाई, नागरिक शास्त्र का बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसको हम शुरू से लेकर एंड तक कम से कम वक्त में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात कर लेता हूँ राजनीतिक दल की, तो पॉलिटिकल पार्टीज से इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हो तो उस चैप्टर का नाम पॉलिटिकल पार्टीज होता है। जैसे हम बात करें कि जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी ना हमारे संविधान के बारे में, ना सरकार कैसे बनती है, सरकार की जो प्रणाली होती है वो किस प्रकार की होती है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, उन सबको इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो राजनीतिक दल होते हैं, इन सबके बारे में पता होगा। आपने नुक्कड़ पे, चाय की दुकानों पे, है ना, ये जो सलून की दुकान होती है यहाँ पे आपने जो है लोगों को कहते हो सुना होगा कि भैया ये जो बीजेपी है ये बेकार कर रही है या फिर अच्छा कर रही है, कोई फलानी पार्टी जो अच्छा कर रही है, इस बारी बीजेपी को नहीं जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। तो ये सब जो है आपको बहसें मतलब आप सुनते हुए आपको कई सारे लोग जो है मिल जाएंगे जिन्हें जो है कुछ भी नॉलेज नहीं होती है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं, इनके बारे में सबको ही पता होता है, चाहे वो अनपढ़ इंसान हो चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है और इनका रोल क्या होता है, देश को चलाने में इनका रोल क्या होता है, उसके बारे में ही जो है हम बात करने वाले हैं। एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लेता हूं। जैसे मेरे स्कूल में ऐसा हुआ करता था, चुनाव होते थे, और जैसे कई सारे बच्चे मेरे को देख रहे होंगे उनके स्कूल्स में भी चुनाव होते थे, है ना, उनके स्कूल में भी चुनाव होते हैं, है ना। और चुनाव किसको लेके होते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन खड़ा होगा, प्रेसिडेंट के लिए कौन खड़ा होगा, और बहुत सारी पोजीशंस होती हैं बेसिकली, है ना। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर जो होते हैं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस है, इनमें भी चुनाव वगैरह होते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैंडिडेट वगैरह खड़े होते हैं और यहाँ पर जो आप बच्चे हो जो उन्हें वोट देते हो और उन्हें जिताते हो। जैसे मेरे स्कूल में भी रेड हाउस था, येलो हाउस था, ब्लू हाउस था, अलग अलग हाउसेस के जो है अलग अलग बच्चे हुआ करते थे, अलग अलग सपोर्टर हुआ करते थे और उनको जो बांट दिया जाता था। ठीक है, और फिर जो निर्णय हुआ करते थे, जो भी प्रशासनिक चीजें हुआ करती थी स्कूलों में, वो उन्हीं के द्वारा जो है की जाती थी। जैसे प्रेयर करवाना, और जब छुट्टी होती है तो लाइन वाइन लगवानी पड़ती है ना, तो पहले से वो पूरा मैनेज करते हैं कि बच्चे ज्यादा क्राउड ना हो जाए, भीड़ ना आ जाए, तो उनको प्रॉपर लाइन में लगवा के अनुशासक पूर्वक जो है स्कूल से बाहर निकालना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इन लोगों की होती हैं जो चुन के जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं हमारा देश, है ना, अब हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है भाई, और इस लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका किसकी रहती है भाई? सरकार की। जो जनता चुनकर भेजती है। और सरकार कौन बनाता है भाई? जिसको जनता पसंद करके चुनकर भेज रही है, वोट डालकर भेज रही है। जो आज के टाइम पर लोकसभा राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं वो क्या है भाई? वही तो सरकार चला रहे हैं, है ना। सरकार है क्या बेसिकली? देश को चलाने की जो प्रणाली होती है बेसिकली तो सरकार बोल देते हैं। कोई हाथ पर थोड़ा ना होते हैं सरकार के, है ना। अच्छा, अब इस सरकार में जब सरकार की बात आती है ना, तो यहां पर जो मेन रोल होता है, सरकार चलाएगा कौन, तो वहां पर राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं वो सामने आते हैं। ठीक है ना, तो इसी के बारे में जो है पूरा चैप्टर है। चलिए, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई। अगर हम बात करें तो यहां पर एक ऐसा समूह है जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, जो चुनाव लड़ते हैं भाई। और चुनाव लड़ते हैं मतलब ये एक ऐसे समूह है जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने, और हाँ, चुनाव लड़ते क्यों है, उनका उद्देश्य क्या होता है भाई? सरकार बनाने का उद्देश्य होता है। अच्छा, होता क्या है देखो, जैसे आप किसी को वोट देते हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी पार्टी खड़ी हुई है, तो आप उसे वोट किन मुद्दों पे देते हो भाई? उसने कुछ तो वादा किया होगा। जैसा आपने देखा होगा, जब भी कोई भी दल जो होता है वो चुनाव में खड़ा होता है तो बहुत सारे वादे करता है, घोषणा पत्र जारी करता है। तो उस बेसिस पे जो है कि हम अगर चुनाव जीत जाएंगे तो ये करवा देंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे सड़कें बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, कॉलेजेस बनवा देंगे, तो उसके बेसिस पे क्या करते हो आप? उसको वोट देते हो। और होता है क्या है कि हर पार्टी की, हर दल की कोई ना कोई विचारधारा होती है। विचारधारा का मतलब क्या होता है? विचारधारा का मतलब होता है कोई भी ऐसा विचार जिससे कोई एक समूह जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कुछ बोल दिया और आप लोग मेरे से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, तो वो मेरी विचारधारा है जिसको आप लोग फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे क्या होता है, हमारे बीच में भी होता है। जैसे हम लोग जो होते हैं, हम किसी ना किसी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन सबकी जो है खुद की अपनी एक अलग विचारधारा होती है, जिस हिसाब से जो है वो देश को चलाना चाहते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम ये जो चीजें हैं वो देश में जो है लागू करवाएंगे, इंप्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा समूह जिसका जो है निर्माण चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो भैया ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे हमने बोला कि एक लोकतांत्रिक सरकार में जो सरकार बनती है वो चुनकर बनती है, और वो सरकार बनाता कौन है? तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जो राजनीतिक दल है, यही क्या बनाती है भाई? सरकार बनाती है। जैसा आपने देखा होगा, आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, तो वहां पर अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं इनके उम्मीदवार जो हैं खड़े होते होंगे। जैसे कांग्रेस का अलग खड़ा हो रहा है, बीजेपी का अलग, है ना, और मान के चलो समाजवादी पार्टी का अलग, बहुजन पार्टी जो है उसका अलग, बसपा का अलग। ठीक है, तो ये सब जो बेसिकली पार्टी जो होती है, इन सबके कैंडिडेट
आपके निर्वाचन क्षेत्र में जो है खड़े होते हैं। फिर आप क्या करते हो भाई, आपको अगर समाजवादी में वोट देना है आप समाज एसपी वालों को वोट दोगे, है ना, आपको बसपा को वोट देना है बसपा को वोट दोगे, आपको बीजेपी को वोट देना तो आप बीजेपी को वोट दोगे। फिर क्या होता है भाई, जब जो इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो इंसान क्या करता है, उधर जो अपनी उधर उस एरिया उस निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सरकार बना लेता है, उधर वो जीत जाता है, एक सीट जीत जाता है। ठीक है ना, तो आप कर क्या रहे हो भाई, आप किसी एक इंसान को वोट नहीं दे रहे, आप उस पूरे पार्टी की आइडियोलॉजी को, उस विचारधारा को वोट दे रहे हो। ठीक है ना, तो यहां पर समझने का थोड़ा सा प्रयास करो कि यहां पर है क्या बेसिकली, कि जो राजनीतिक पार्टी है, यहाँ जो दल हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भाई सरकार बनाना। और सरकार कैसे बनाते हैं, तो ये चुनाव लड़ते हैं। और भैया जैसा आप किसी से पूछोगे किसको वोट दिया, तो ये थोड़ा ना बोलोगे हम नरेंद्र मोदी को वोट देके आए हैं, या फिर हम ये राहुल गांधी को वोट देके आए हैं, या फिर हम अखिलेश यादव को वोट देके आए हैं। क्या बोलोगे आप, हाँ भैया बीजेपी को वोट देके आए हैं, हम एसपी को वोट देके आए हैं, कांग्रेस को वोट देके आए हैं, फलानी पार्टी को वोट देके आए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो है शामिल लोग जो है कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं। समझ में आ गया, यानी कि किसी भी पार्टी के लोग अगर उस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो उस पार्टी की नीतियों पर, उसकी विचारधाराओं पर क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं कि हम भी जुड़े हुए हैं, हमारी भी सेम यही विचारधाराएं हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। एक राजनीतिक पार्टी जो है लोगों को इस बात का भरोसा दिलाती है कि उसकी नीतियां अन्य पार्टियों से बेहतर हैं। अब आपको देखा होगा कि जितनी भी पार्टियां होती हैं वो अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करती हैं कि भैया हम जो है सबसे बढ़िया हैं, हमें ही चुनो आप। वो दूसरी पार्टियों की आलोचना भी करती हैं इसके चक्कर में कि भैया देखो उनकी पार्टी में ये कमियां हैं जो कमियां हमारे पार्टी में नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो वह चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं ताकि अपनी नीतियों को जो है लागू करवा सके। तो भाई हर पार्टी की कुछ नीतियां होती हैं, जब घोषणा पत्र जारी होता है, मैनिफेस्टो जारी होता है, वो नीतियों को उसमें डाला जाता है कि हम जो है अगर जीत जाते हैं तो ये सारी जो चीजें देश में लागू करेंगे। और उन नीतियों पर बहुत सारी सरकारें काम भी करती हैं, वैसे बहुत कम होता है ऐसा, हाँ, लेकिन काफी सरकारें जो काफी लोग जो है वो अच्छा काम भी करते हैं भाई। ठीक है ना, तो जैसे नितिन गडकरी की हम बात करें, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं वो। तो सब एक जैसे नहीं होते भाई, कोई कोई जो होता है भाई एकदम मतलब हीरा निकल जाता है, कोई कोई जो नेता जो होता है, और जो नेता होते हैं इन पर बहुत सारी जो चीजें वो डिपेंड करती हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो हर पार्टी की अपनी अपनी क्या होती है, विचारधारा होती है, नीतियां होती हैं, और वो क्या कहती है भाई, वो जो है अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की जो है कोशिश करती है कि भैया बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम बीजेपी वालों से बेहतर हैं, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम सबसे ही ज्यादा बेहतर हैं। तो मतलब हर पार्टी जो है कुछ ना कुछ क्लेम करती रहती है ना। क्यों करती है भाई, ताकि हम चुनाव जीतकर सरकार बना सके। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा देखो, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो हमारे समाज के मूलभूत राजनीतिक विभाजन का जो है प्रतिबिंब होते हैं भाई। अगर हम बात करें, अगर सरकार की बात आती है, देखो जैसे अनपढ़ से अनपढ़ जो इंसान है उसको कुछ नहीं पता है सरकार कैसे बनती है भाई, क्या है कार्यपालिका, क्या है विधायिका, क्या है न्यायपालिका, उसको सरकार की प्रणाली के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन उसको राजनीतिक पार्टी के बारे में पता है, दल के बारे में पता है कि भाई जितनी भी पार्टीज हैं उसे कुछ नहीं पता होगा। उसे ये पता होगा भैया आप इस बारी बीजेपी को जिताना है, इस बारी कांग्रेस को जिताना है, इस बारी आपको जिताना है, उसे ये पता होता है। तो ये जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां फिर राजनीतिक दल जो होते हैं, ये बेसिकली क्या है, हमारे समाज में जो मूलभूत राजनीतिक विभाजन है, जो एक राजनीतिक विभाजन का मतलब क्या है, ये जो पॉलिटिकल डिवीजन जो हुआ है, अलग अलग लोग बटे हुए हैं, इसका एक प्रतिबिंब है भाई, है ना, कि भाई कोई किसी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। होता है ना कि आपके घर में कि शुरू से ही हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, किसी घर में शुरू से ही वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी रही होगी, लोग जुड़े हुए होंगे, है ना। तो वो सारी जो चीजें बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये हमारे देश का जो एक राजनीतिक विभाजन है, इस चीज को जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज दिखाती हैं। ठीक है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है समाज के किसी खास पार्ट का, खास हिस्से का जो है प्रतिनिधित्व करती है। अगर हाँ हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई एक पार्टी है वो किसी, या तो एक वो नेशनल पार्टी होगी, बात करेंगे उसके बारे में, नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है ना, राज्य वाली पार्टी कौन सी होती है। लेकिन हम बात करते हैं कोई भी पार्टी जो होती है ना, वो किसी एक हिस्से को जो है क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हम बात कर लेते हैं हमारी जो समाजवादी पार्टी जो है ना, यूपी की पार्टी है, स्टेट पार्टी है भाई, समाजवादी पार्टी है ना, यूपी में जो है लोग जानते हैं, और उनके भी बहुत सारे क्षेत्र जैसे इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, तो उधर जो है लोग काफी उधर वो एक्टिव रहती है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होती है वो समाज के किसी एक खास हिस्से को जो है क्या करती है भाई, किसी भी समाज के एक हिस्से का जो है प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इसमें जो है पार्टनरशिप की बात भी होती है। किसी भी पार्टी की जो है पहचान इससे बनती है कि वह समाज के किस पार्ट की जो है बात कर रही है। मतलब समाज में अलग अलग चीजें हैं, या देखो एक तो वो किसी भी समाज में किसी चीज का प्रतिनिधित्व कर रही है, हर चीज में, मतलब हर समाज में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। किसी को सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हो गया भाई, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। कहते हैं कि भाई देश में जो है सेक्युलरिज्म होना चाहिए, धर्म के बेसिस पे चीजें लोग ना बटे, है ना, देश के बीच में प्यार रहे। कोई कहता है भाई कोई हिंदुत्व के ऊपर कि भाई हमारी जो पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी जो धरोहर है वो बची रहे। तो समाज में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात होती है, और ये जो पार्टियां होती हैं ये उन मुद्दों पर जो है काम करती है कि भाई हम जब जीतेंगे तो इन इन चीजों पर काम करेंगे।
ठीक है ना। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया राम मंदिर का बेसिकली, तो शायद बीजेपी ने वादा किया था अगर वो आते हैं सरकार में तो वो वादा पूरा करेंगे, और राम मंदिर का बेसिकली हम बात कर लेते हैं तो वो बन रहा है ना। ऐसी कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए थे। फॉर एग्जांपल जब नेहरू जीत के प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद जो है सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि हम जो है हमारे पास खाने पीने को कुछ था ही नहीं, है ना। उसके बाद क्या हुआ भाई, हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति में हमने देखा कि हमारा उत्पादन जो था बढ़ने लगा। तो सबकी कुछ ना कुछ क्या होती है भाई, सबकी कुछ ना कुछ जो है समाज को लेके जो है कुछ ना कुछ क्या होता है बेसिकली, कुछ ना कुछ अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, विचार जो होते हैं। ठीक है, चलिए समाज के किस हिस्से की जो है बात कर रही है, किन नीतियों का जो है समर्थन करती हैं और किन के हितों की जो है वकालत करती हैं। मतलब अलग अलग पार्टियां होती हैं, वो अलग अलग लोगों के हितों के लिए काम करती हैं। ठीक है, अच्छा अब जब हम बात करते हैं राजनीतिक दल की, इसके तीन जो है बहुत ज्यादा हिस्से हो जाते हैं, जरूरी हिस्से हो जाते हैं। पहला, नेता, जो भाई उस पार्टी के जो है मुख्य नेता है। जैसे हम बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो मुख्य नेता कौन है भाई, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो गए, और कौन हो गए भाई, राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह जी हो गए, एस जयशंकर हो गए, है ना, वो तो अलग ही है भाई, ये मेन नेता है भाई, है ना। अब दूसरे होंगे सक्रिय सदस्य। अब सक्रिय सदस्य की हम बात करें, आपने देखा होगा पार्टियों में नाम रजिस्टर करवा लेते हैं तो कुछ पैसे देके आप उस पार्टी के जो है सदस्य बन जाते हो, यानी कि उस पार्टी से जुड़े हुए हो, है ना। भले ही आप नेता नहीं बने, ये जो सक्रिय सदस्य जो होते हैं इनमें से कोई एक आध जाके जिनमें अच्छी लीडरशिप स्किल्स होती हैं वही जाके जो है बाद में बड़ा नेता बन जाता है। लेकिन नेताओं के बाद जो है उस पार्टी को जो सपोर्ट करने वाले जो है सक्रिय सदस्य होते हैं, वो उस पार्टी का ही हिस्सा होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं बेसिकली ये लोग। अब तीसरे नंबर पे आते हैं अनुयायी। अनुयायी मतलब कौन हो गए, हम जैसे लोग। अब अनुयायी जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई, ये आम जो लोग हैं, ये वोट देंगे। अब अनुयायी जो है मतलब जैसे मान के चलो मैंने बीजेपी को वोट दिया तो मैं बीजेपी का अनुयायी हूं भाई, कुछ सोच के वोट दिया होगा। किसी ने कांग्रेस को वोट दिया तो वो कांग्रेस का अनुयायी हो गया, है ना। किसी ने फलानी दूसरी पार्टी को वोट दिया तो वो फलानी पार्टी का अनुयायी हो गया, है ना। तो तीन चीजों से मिलकर जो है यहां पर अब हो सकते हो, यहां पर जो राजनीतिक पार्टी होती है इसके तीन जो है अब इन इससे होते हैं। इन तीनों से ही क्या बनते हैं भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। ठीक है, चलिए आई होप आपको अभी तक जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहां पर बात होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल जो है, बेटा पार्टी का मतलब दल ही होता है, कंफ्यूज मत होना, पार्टी का मतलब दल होता है। अब इनके कार्य क्या है, क्या क्या काम करती है भाई, ठीक है ना। चलो तो इन पार्टी की हम बात करें तो सबसे पहला इनका जो काम होता है वो होता है चुनाव लड़ने का। और हाँ, चिंता मत करना, इसकी पीपीटी वगैरह बन जाएगी और आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, जो कोई भी पार्टी अगर आती है भाई तो वो सत्ता में आती है, सत्ता मतलब उसके पास ताकत होती है। और ताकत किस चीज की होती है, कि निर्णय लेने की ताकत, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकत दे रखी है भाई। चलिए, तो वही बात हो रही है कि राजनीतिक पदों को जो है भरना और सत्ता का इस्तेमाल करना ही किसी पार्टी का जो है मुख्य कार्य होता है। इस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए जो है राजनीतिक पार्टियां निम्नलिखित कार्य करती हैं। पहला काम कार्य क्या भाई, चुनाव लड़ना। अच्छा, बिना चुनाव के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब चुनाव लड़ना भाई ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा, ये तो एक पहचान है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। बिना चुनाव के तो उसको तुम लोकतांत्रिक बोल ही नहीं सकते। चुनाव कौन करेगा भाई, हम चुनाव करेंगे। चुनाव आम आदमी करेगा उन दलों का, बताया ना मैंने। आप बीजेपी के नाम से वोट दोगे, आप कांग्रेस के नाम से वोट दोगे, किसी एक उम्मीदवार के नाम से जो है वोट नहीं दोगे आप, ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है कि भाई कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, लोग उसको वोट दे देते हैं, बहुत कम होता है। वैसे लोग पार्टियों के नाम पर ही जो है ज्यादातर वोट देते हैं। तो राजनीतिक पार्टी का जो है काम है चुनाव लड़ना। एक पार्टी अलग अलग क्या करती है, यहां पे मैंने बता दिया ऑलरेडी। अलग अलग क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, है ना। और ये निर्वाचन क्षेत्र किस हिसाब से बटे होते हैं कि आपके जहां पर रह रहे हो और जो पूरा इलाका है आपका निर्वाचन क्षेत्र जो है वहां पे कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, और वहां पर एक कैंडिडेट खड़ा होगा, है ना, बीजेपी का, है ना। और उसी सेम जगह पे एक कैंडिडेट खड़ा होगा कांग्रेस का, होता है ना, पर्चा भरने जाते हैं, है ना। तो वहां से कई सारे जो लोग होते हैं भाई वो बहुत सारा पैसा भी दे देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में ताकि उन्हें एक सीट मिल जाए, है ना, ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो है चुनाव लड़े उस इलाके में। बहुत सारा पैसा भरा जाता है, बहुत सारी धांधलेबाजी होती है इसमें, है ना। कोई जो है आम आदमी पार्टी से खड़ा होगा, है ना। तो एक निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग पार्टीज के जो है नेता खड़े होते हैं और फिर आप उन्हें वोट डालते हो कि भैया आपको बीजेपी में वोट डालना है, आपको कांग्रेस में वोट डालना है, आपको आप में वोट डालना है, किसी फलानी पार्टी में वोट डालना है आपको। उसके बाद क्या होता है भाई, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो उस इलाके में जो एक सीट थी, है ना, उस निर्वाचन क्षेत्र पे एक सीट होगी तो वो जीत जाएगा। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं। जैसे हम बात करें लोकसभा की तो 543, 543, ठीक है। ये जो सीट्स हैं बेसिकली, अब इन पे जो है क्या होगा, इन पे अलग अलग जगह पे चुनाव होंगे, और जो चुनाव होंगे और जिसकी जो है 51% जो सीट है जीत जाएगा, वो क्या करेगा भाई, वो लोकसभा में अपनी सरकार बना लेगा 50% से ज्यादा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ जो है काम चलता है। सरकार कौन बनाता है, तो याद रखना सरकार वो बनाता है इसको सबसे ज्यादा सीट्स मिलती हैं, वोट नहीं, सीट सबसे ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या भाई, नीति बनाना। भाई नीति तो बहुत जरूरी होती है। जब कोई भी सरकार जो होती है अब आती है, आने से पहले जो है घोषणा पत्र जारी करती है ना। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं उससे पहले ये शब्द जो है घोषणा पत्र, ये बहुत सुनते होंगे आपके, किसी फलानी पार्टी ने ये घोषणा पत्र जो है जारी किया। और घोषणा पत्र में अपनी जो नीतियां होती हैं कि सरकार अगर आ जाती है उसके बाद वो क्या करेंगे, तो वो नीतियों को जो है जारी करती है ना, कि फलानी चीज जो है वो करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप पूरा लिख सकते हो भाई, ये पूरा लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, इसमें कुछ अलग नहीं लिखा। एक बार मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट या फिर मैं इसका
इसकी जो पीपीटी है वो शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। कानून बनाना भाई, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, कानून कौन बनाता है? तो मैं भाई आपको 8th क्लास से बताता आ रहा हूं कानून कौन बनाता है। कानून बनाने का काम होता है विधायिका का। और जो विधायिका होती है, इसमें कौन होते हैं लोग? इसमें सिर्फ जो सरकार बनी है जिसकी, वो नहीं होते। इसमें जो लोग चुनाव हार भी जाते हैं, मतलब कोई ऐसी भी तो पार्टीज रही होंगी ना कि जिनको सीट्स तो मिली होंगी। जैसे मान के चलो बीजेपी को 2019 के चुनाव में शायद 301 या 302 सीट्स मिली थी, नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को। हाँ, लेकिन बाकी की बची तो 200 245 सीटें जो हैं वो तो अलग अलग राजनीतिक दलों की है ना। तो अगर हम बात करें कानून जब बनने की बात आती है, तो वो सिर्फ वो जो सरकार जो होती है वो सिर्फ अकेली कानून नहीं बनाती, सब कानून मिलकर बनाते हैं। मतलब विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। और इसमें जो है जो ऑपोजिशन पार्टी जो होती है, ऑपोजिशन पार्टी मतलब जो चुनाव जीत नहीं पाई है लेकिन उसको सीटें तो कुछ मिली हैं, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। और वो भी तो, अरे वो जो लोग हारे हैं वो भी तो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं। तभी आपको पता होगा ना, जब आप देखते हो जब बहस होती है लोकसभा राज्यसभा में, तो वहां पे जो ऑपोजिशन के लीडर होते हैं, है ना, जो विरोधी पार्टी जो होती है बेसिकली क्या बोलती है भाई कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो इससे होता यह है कि भैया वो जो सरकार है, जो चल रही है सरकार, उसका जो सच है वो भी सामने आता है। हम लोगों के सच सामने लाने का काम भी विरोधी दल करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, कानून बनाने का काम क्या होता है? उन पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है, क्योंकि जो लोग चुनकर गए हैं लोकसभा राज्यसभा में वो किसी ना किसी पार्टी से तो जुड़े हुए हैं ना। जैसे हम बात कर लेते हैं, आज के टाइम पे हम बात करते हैं, आज सरकार किसकी है? बीजेपी की, है ना। तो भैया जो लोकसभा में बैठे हुए हैं वो अमित शाह जी हैं, है ना, और कौन बैठा? नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, नितिन गडकरी जी बैठे हैं। तो भैया ये सब जो बैठे हैं भैया, ये हैं किसके? बीजेपी के हैं। तो हैं तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना। अभी चुनाव फिर से होंगे तो किसके नाम पे वोट लड़ेंगे? बीजेपी के नाम पे। तो वो किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी को बता रहे हैं ना। तो अगर हम बात करें, अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो भैया यहां पे रोल किसका है? कानून बनाता कौन है? तो भैया वो राजनीतिक दल ही तो कानून बनाते हैं ना, ठीक है। नरेंद्र मोदी किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे समझ लिया करो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सरकार बनाना, सरकार भी यही बनाते हैं भाई। ये तो भाई वही चीज हो गई। सरकार कैसे बनाते हैं? अरे भाई एक बात बताओ, मान के चलो 543 सीट है ना, इसको अगर हाफ करोगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, हाँ करीबन 273 सीटें चाहिए आपको, 273 74 सीटें चाहिए। अगर आपको लोकसभा में बहुमत से जो है जीतना है तो आपको 273 74 सीटें चाहिए। अब इतनी सीटें चाहिए आपको, तो यहां पर इतनी सीटें कोई ना कोई पार्टी जीतेगी, या तो आप गठबंधन की सरकार बनाओगे। तो वो जो सरकार बन रही है तो वो है तो किसी ना किसी दल से ही। तो सरकार भी कौन बनाता है? ये दल ही तो बनाते हैं सरकार। आज आप क्या बोलते हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार है या बीजेपी की सरकार है? ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात, आप क्या बोलते हो भाई कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना। आज आप क्या बोलते हो? दिल्ली में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है। या फिर ये बोलते हो केजरीवाल की सरकार है, ठीक है, आपकी सरकार बोला जाता है ना। चलिए, है ना। विपक्ष की भूमिका भाई, विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि भाई विपक्ष जो होता है ये भी तो किसी ना किसी दल से ही होता है, बिना किसी दल के थोड़ा ना आ जाएगा। और विपक्ष के कुछ जो लोग होंगे वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में सीट जीत के आए होंगे, भले ही उन्हें क्या नहीं मिल पाई, बहुमत नहीं मिल पाई, हार गए वो, लेकिन अपने इलाके में तो कुछ सांसद होंगे वो सीट जीत के आए होंगे। तो इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। विपक्ष मतलब अपोजिशन पार्टी, मतलब जो जीत नहीं पाया है, ये सरकार की आलोचना करती है। और आलोचना करना भी अच्छी बात होती है, कम से कम लोगों को पता तो चलता है कि भाई चल क्या रहा है आखिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत का निर्माण भाई, जनमत क्या होता है भाई? जन का मतलब लोग, और मतलब वोट बेसिकली। मतलब कोई भी अगर आप निर्णय ले रहे हो तो उसमें जन जो है उनका मत है, मतलब उनका निर्णय जो है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो हो रही है, ठीक है ना। इसी की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, राजनीतिक पार्टी का जो है एक महत्वपूर्ण काम होता है कि जनमत का निर्माण करना, ठीक है ना। इसके लिए जो है वे विधायिका और मीडिया में जो है ज्वलंत मतलब जो मुद्दे अभी एकदम जल रहे हैं, ज्वलंत मतलब क्या है? जो एकदम ताजे मुद्दे ना, हॉट जो न्यूज है बेसिकली, है ना, हॉट न्यूज बोलते हैं ना, जो ताजे मुद्दे हैं। तो भैया आप देखोगे कि भाई ये जो विपक्षी दल होते हैं, ये मीडिया की हेल्प से, जो मीडिया वाले होते हैं इनकी हेल्प से जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें उठाते हैं भाई कि भाई सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। फिर जब मीडिया वाले वो चीज को दिखाते हैं तो यहां पर लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट मीडिया को देखते हैं, उन्हें फिर पता चलता है भाई कि अच्छा भाई ये सरकार ये नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पे ये सारी चीजें होती हैं। इसके लिए वे विधायिका और मीडिया में ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं और उन्हें जो है हवा देते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जो है पूरे देश में फैलकर अपने मुद्दों को जो है जनता को अवगत करवाते हैं। मतलब जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या करते हैं भाई, जगह जगह पे जाते हैं। आपने देखा होगा रैलियां वगैरह निकलती हैं, ठीक है, और अपने मुद्दों को उठाते हैं कि भाई ये सरकार ने ये नहीं किया, हम जब आ जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर क्या भाई, यहां पे बात हो रही है सरकारी मशीनरी तक जो है लोगों की पहुंच बनाना। अच्छा, अब यहां पर क्या भाई, सरकारी मशीनरी क्या होती है बेसिकली? सरकारी मशीनरी जो काम करे, तो सरकारी मशीनरी की हम बात करें, जो सरकार को चला रही है वही क्या हो गई, वही सरकारी मशीनरी हो गई। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, जुडिशरी, ये सब क्या है भाई, सरकारी मशीनरी तो है ना। जैसे और इंस्टीट्यूशन की बात कर लें हम, ये जो इलेक्शन कमीशन हो गया, हमारा चुनाव आयोग हो गया, और बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशन है ना। तो अगर हम बात करें, देखो राजनीतिक पार्टी लोगों को और सरकारी मशीनरी के बीच का एक
कड़ी का जो है काम करती हैं, ऑब्वियस सी बात है कड़ी का काम करती हैं भाई, है ना। जैसे सरकारी मशीनरी की हम बात करें तो सरकार कौन बना रहा है, तो ये राजनीतिक पार्टी राजनीतिक दल ही तो सरकार बना रहे हैं, तो बाद में यही तो मशीनरी का काम करेंगे, तो एक जोड़ने का काम भी तो कर रहे हैं, जनता से सरकार तक को, सरकार से जनता तक को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये राजनीतिक दल ही तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सोच के देखो कि राजनीतिक दल जो है एक लोकतांत्रिक सरकार में कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं, आप देखो कि लोकतंत्र में जो है दलीय शासन व्यवस्था कैसे होती है। अब देखो, अब कोई भी अगर लोकतंत्र होता है ना, अब उसमें किस किस प्रकार की जो है दलीय व्यवस्था हो सकती है, मतलब कितने दल जो है लड़ सकते हैं। तो इसको हमने 3 प्रकार में जो बांट लिया है। पहला है भाई एक दलीय शासन व्यवस्था। भाई एक दलीय शासन व्यवस्था जो होती है कोई भी लोकतंत्र में नहीं देखने को मिलती, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। जैसे भैया चाइना जो अपने आप को क्लेम करता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन ऐसा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये फुलफिल नहीं होता है। मतलब सिर्फ एक ही दल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना का एक दल है, इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। शी जिनपिंग जो है वो उसी के नेता हैं। तो वो जो दल है बेसिकली वही चुनाव लड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मैं रेस में अकेला दौड़ रहा हूं तो जीत तो मेरी होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा आपने एक मूवी देखी होगी डिक्टेटर, उसमें वो चलता है, वो खुद ही दौड़ने लगता है, बाकी उसके जो ओपोनेंट होते हैं उसको गोली मार देता है पैर में और खुद ही जीत जाता है रेस। तो अगर हम बात करें एक दलीय शासन व्यवस्था में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, वो चुनाव लड़ेगी और वही जीतेगी भाई। अरे मान के चलो आप अपनी क्लास में अकेले हो, है ना, तो आपके 30% आए, चाहे 40% आए, चाहे 60% आए, चाहे 90% आए, फर्स्ट तो आप ही आओगे क्योंकि बच्चे ही एक है सिर्फ। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो है सिर्फ एक पार्टी होती है। और इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण क्या होगा भाई, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उदाहरण लिख देना, है ना। अब दूसरे की हम बात कर लेते हैं। दूसरे में होता है द्विदलीय शासन। द्विदलीय मतलब 2 पार्टी हैं उसमें, 2 पार्टी मतलब कि ऐसा कोई देश है जहां पर 2 पार्टी मिलकर शासन चला रही है। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, यूएसए और यूके, है ना। एक तो अमेरिका हो गया और यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो जैसे मैं यूएसए की बात करूं तो वहां पे 2 पार्टी हैं, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरा रिपब्लिक पार्टी है। तो आप इसको लोकतंत्र बोल सकते हो कि कम से कम 2 विकल्प तो हैं जनता के पास, है ना। तो यहां पर यूएसए की हम बात करें, सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना जो देश है लोकतांत्रिक देश जो है वो यूएसए है। यहां पे 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। तो लोग जो है दोनों में से चुनकर जो है वोट देते हैं, ठीक है ना। और हम बात कर लेते हैं तीसरा, और हाँ जैसे हम बात करें यूके की, तो यूके में भी 2 पार्टी हैं, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी। तो इन दोनों जगह पर यूके और यूएसए में 2 पार्टी हैं, द्विदलीय व्यवस्था है। यहां पे 2 पार्टी जो है चुनाव लड़ती हैं, है ना। तो लोगों के पास ऑप्शन होते हैं कि या तो एक पार्टी को वोट, ए पार्टी को वोट दें या फिर बी पार्टी को वोट दें, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे जो कि हमारे भारत देश में चलती है, इसका नाम है भाई बहुदलीय शासन व्यवस्था। बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होता है भैया, यहां पर जो है बहुत प्रकार की जो पार्टियां होती है, बहुत ज्यादा पार्टियां आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां पे आपको भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 4 पार्टी, 5 पार्टी, 6 पार्टी जो है मिलकर जो है सरकार भी चलाती है ना। जैसे हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी पार्टी क्या होती है मिलकर जो है क्या कर लेती है, अलायंस कर लेती है, है ना। मिलकर अलायंस गठबंधन कर लेती है। जैसे कि आप अभी सुना होगा आपने, बहुत रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा एक हॉट पॉइंट बना रहा है, हॉट न्यूज बना रहा है ये, इंडिया नाम का अलायंस बना है। तो बीजेपी के अगेंस्ट जो है इंडिया, जिसमें बहुत सारी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस, सीपीआई वगैरह बहुत सारी जो पार्टियां हैं, वो मिलकर क्या कर रही हैं, वो किसके खिलाफ लड़ रही हैं भाई, जितनी पार्टियां हैं वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं, है ना। इंडिया वर्सेस बीजेपी, ठीक है ना। तो ये हो गया वैसे। और हम बात करें उसके बाद, अगर हम 2004 की बात करें, 2004 तक तो बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की आई है। तो अगर हम बात करें जैसे एनडीए की हम बात कर लेते हैं, एनडीए की, तो एनडीए की हम बात करें, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हम बात करें, ये किसका है, बीजेपी का है शायद। यूपीए की हम बात कर लेते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस की हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस का है। तो अलग अलग पार्टीज में अलग अलग पार्टीज होती हैं बेसिकली, है ना। और अलग अलग पार्टीज मिलकर क्या कर लेती हैं, गठबंधन भी बना लेती हैं। गठबंधन बना के जो है क्या करती हैं भाई, सरकार चलाती हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया देखो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती, तो बहुत सारी पार्टी मिलकर जो है क्या करती हैं भाई, जैसे होता है ना किसी पार्टी से जो आप जोड़ लेते हो कि भाई इसको जोड़कर जो है इसकी सीटें, हमारी सीटें मिलकर हमें बहुमत मिल जाएगी और हम सरकार चलाएंगे। तो सरकार हमारे देश में ऐसी चलती है। लेकिन हमारे देश में जो है ना एक दलीय है ना द्विदलीय है, हमारे देश में बहुदलीय है। मतलब बहुत सारी जो है पार्टीज होती हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। आपने देखा होगा चुनाव भी होते हैं तो 2-3 पार्टी खड़ी थोड़ी ना होती, बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती हैं, बहुत सारे निर्दलीय लोग खड़े होते हैं, मतलब अकेले खड़े हो जाते हैं, है ना, और जीतते भी हैं। तो ये सारी जो है ऐसी कुछ व्यवस्था जो है हमारे देश में लागू होती है। तो आप पढ़ लीजिएगा, ये वही लिखा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं राजनीतिक पार्टी की जरूरत। अच्छा, अब यहां पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आया है कि हमें राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्यों है, हमें राजनीतिक दल की जो है जरूरत क्यों है, ऐसा क्यों है। तो राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्यों है, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि अगर राजनीतिक पार्टी नहीं है तो क्या होगा। सोच के देखो, अगर कोई चीज नहीं है, जरूरत क्या है, तो वो तो बाद में हटा दो थोड़ा साइड में। ये जान लो कि जरूरत, अगर राजनीतिक पार्टी है ही नहीं तो क्या होगा, सोच के देखो। अब जैसे मान के चलो, मैंने बताया कि लोकसभा में 540 सीट है ना। अब यहां पे कोई पार्टी है ही नहीं, सब जो है अपने अपने क्षेत्र से जो है इंडिपेंडेंटली जो है चुनाव लड़ रहे हैं,
है ना। अब होगा क्या भाई, सब जो है जीत के जाएंगे, कोई ना कोई तो जीत के जाएगा, है ना। अब वो सब जाके कहां बैठेंगे, संसद में बैठेंगे। अब उनके सबके बीच में 543 लोग जो हैं, अब कोई पार्टी तो है नहीं, कोई दल तो है नहीं। अब क्या होगा भाई, सबके जो है अपने अलग अलग विचार होंगे, सबके अपने अलग, कोई कह रहा है मैं ऐसे कर दो, कोई कह रहा है ऐसे कर दो, और सब जो है अपनी अपनी जगह से चुन के आए हैं, तो सब मतलबी भी होंगे। मतलबी क्यों होंगे भाई, सबको लगेगा भाई हमारे जहां से हम जीत के आए हैं ना, वहां विकास हो ज्यादा, तो आप देश के विकास के बारे में नहीं सोचोगे। लेकिन अगर आप किसी पार्टी की तरफ से जो है लड़के जा रहे हो, किसी पार्टी की तरफ से लड़के जीत के जा रहे हो, तो यहां पे क्या होता है, पार्टी तो पूरे देश में होती है ना, पार्टी के चुनाव तो हर जैसे मान के चलो, अगर आपके निर्वाचन क्षेत्र में जो है बीजेपी खड़ी हुई है, तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी बीजेपी खड़ी होगी, उनका कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा होगा। तो जो पार्टी होती है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि भैया हमारी बात करें, अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आप पार्टी की तरफ से जीत के जा रहे हो, तो वहां पर क्या है भाई, आपके पार्टी के और भी तो लोग बैठे होंगे। जैसे मान के चलो बीजेपी 300 सीट जीत गई, अब 300 लोग जो बैठे हैं बीजेपी के बैठे हैं, उन सबकी विचारधाराएं एक है, भैया दोस्त हैं वो आपस में। तो जब भी कोई निर्णय लेंगे तो उसमें कुछ क्या नहीं होगा, कुछ घपलेबाजी नहीं होगी, कोई लड़ाई दंगे नहीं होंगे, क्योंकि वो पार्टी एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। तो यहां पर बस यही है कि अगर पार्टी ना हो तो ये जान लो, पार्टी नहीं होगी क्या होगा भाई, लड़ाइयां होंगी भाई। 543 लोग या 543 अलग अलग मुद्दों पर जो है बहस कर रहे हैं, कोई एक बात पर टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। तो सोच के देखो ऐसा देश कैसे चल पाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, ये सारी जो चीजें वो पढ़ लेना, है ना। क्योंकि जो भाई राजनीतिक पार्टी क्या भाई एक अभिन्न हिस्सा है ना, ना हो तो क्या होगा भाई। तो देखो भारत में जो है लोकसभा में कुल कितना सीट है, 543 सीटें। यदि हम हर सदस्य स्वतंत्र रूप से जो है चुनाव जीतकर आएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, ऐसी स्थिति बड़ी ही भयानक स्थिति होगी। क्यों भाई, कोई भी सदस्य होगा वो एक मुद्दे पर जो है टिक नहीं पाएगा, ठीक है। एक मुद्दे पर जो है कोई भी हम अगर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वैसा संभव ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए सब जो है अपने अपने बारे में जो है सोचेंगे, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, आज जैसे हम पूरे विश्व की बात करें तो यहां पर प्रतिनिधित्व पर जो है आधारित लोकतंत्र को जो अपनाया जाता है। मतलब कोई ना कोई जो प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र, मतलब कि कोई भी अगर नेता चुनकर आ रहा है वो किसी ना किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। जैसे आपने किसी को जिताकर भेजा है, वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है क्योंकि आपने उसे वोट दिया है। तो ऐसे लोकतंत्र में जो है नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व जो है सरकार चलाते हैं। यथार्थ में यह संभव नहीं है कि हर नागरिक जो है प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने में योगदान दे पाए। इसी सिस्टम में जो है राजनीतिक पार्टियों का जो है जन्म किया। जैसे मान के चलो आज हमारे देश में लाखों करोड़ों की अरबों की जो है यहाँ पे आबादी है। अब कोई हर एक इंसान जो है प्रत्यक्ष रूप से जो निर्णय नहीं ले पाएगा। इसके लिए क्या होता है भाई, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, जिसकी विचारधारा से आप प्रभावित हुए हो, आप उनको वोट दे देते हो। लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो सारी की सारी पार्टी एक जैसी होती है, कोई काम नहीं करवाता, मेरे को अच्छे से पता है। काम होते भी हैं, मतलब बहुत कम जो लोग हैं, बहुत कम ऐसे अच्छे लोग होते हैं राजनीतिक दल में जो अच्छे काम करवाते हैं। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी होती हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लोग जो है उनका विश्वास उठने लगा है पॉलिटिकल पार्टीज पे, है ना। वो उनका मानना यह है कि सारी ही जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है कैसी हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है ना। सबको पैसे कमाने हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो चुनाव के टाइम पे आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर अगले 5 साल अगर जीत जाते हैं तो अगले 5 साल जो है नहीं दिखेंगे ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया कैसे कैसे जो हमारे देश में पार्टियां होती हैं, पार्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहां पे सबसे पहले बात कर ले राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में, ठीक है। तो देखो तो हम बात करें भारत में चुनाव कौन करवाता है, तो याद रखना भाई चुनाव आयोग, है ना। इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव करवाता है, और इलेक्शन कमीशन चुनाव के अलावा भी कई सारे काम करवाता है भाई। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है भाई इलेक्शन चुनाव, किसी का दबाव नहीं होता इस पर। हमारे संविधान ने जो है ताकत दी है। तो इलेक्शन कमीशन ही क्या करता है भाई, इलेक्शन कमीशन का एक काम और होता है कि भैया पार्टियों को रजिस्टर करना। अगर आप चाहते हो कि आप किसी पार्टी को बनाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पर्चा फाइल करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, और कुछ क्राइटेरिया जो होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उनको जो है आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी जो है आप जाके राष्ट्रीय पार्टी बन पाओगे या फिर राज्य स्तर की पार्टी बन पाओगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसको। तो भाई ये काम किसका होता है, चुनाव आयोग का काम होता है। और चुनाव आयोग की नजर में जो है हर पार्टी समान है, लेकिन बड़ी और स्थापित पार्टियों को जो है कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान मिलती है। जैसे इनको चिन्ह मिल जाते हैं, जैसे भाई बहुत बड़ी बड़ी जो पार्टी होती हैं। अब बड़ी पार्टी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वो हम अभी जानेंगे। जैसे बहुत बड़ी पार्टी होती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये बहुत बड़ी पार्टी है ना। तो देखो इनको हमने क्या बोल दिया, राष्ट्रीय पार्टी बोल दिया, क्योंकि पूरे राष्ट्र को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। इनके पूरे राष्ट्र में इनका कहीं ना कहीं प्रभाव है। राष्ट्र में कहीं ना कहीं पूरे देश की हम बात करें, कहीं ना कहीं सीटें जीत रहे हैं। तो ये बताता कौन है, तो ये हमारा कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है, ये हमें बताता है कि कौन सी पार्टी राज्य स्तर की पार्टी है, कौन सी पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और इसका क्राइटेरिया फुल होता है, क्योंकि यहां पर होता है क्या बेसिकली, कुछ जो राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं, इनको कुछ फायदे मिलते हैं, है ना। अगर हम अपने देश की बात करें तो करीबन 750 से ज्यादा पार्टियां हैं, 750 से ज्यादा जो है पार्टियां हैं। और हम बात करें राष्ट्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय दल की हम बात करें, तो 8 है राष्ट्रीय दल। अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है, 8 दल हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले ना इन पार्टी को जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको जान लेते हैं, इनका मतलब क्या है।
कौन कौन से जो क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे बताया जाता है भैया कि कौन सी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कौन सी जो पार्टी है वो राज्य स्तर की पार्टी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कि भैया कौन सी पार्टी के कौन से क्राइटेरिया पूरे होंगे तब वो कहलाई जाएगी राष्ट्रीय पार्टी। मतलब चुनाव आयोग जो है ऐसी पार्टियों को कब बोलेगा, तो हम बात कर लेते हैं इनकी। तो देखो, जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव में या राज्य के विधानसभाओं के चुनाव में, ध्यान सुनना, यहां तो लोकसभा में भाई लोकसभा के चुनाव होते हैं पूरे सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के, है ना। और यहां दूसरी बात हो रही है भाई किसकी, कि 4 राज्यों की विधानसभा, 4 राज्य हैं, मान के चलो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके पूरे चारों की मिला के यहां पर बात हो रही है 4 राज्यों की, है ना। 4 राज्यों की विधानसभा में कम से कम 6% वोट, टोटल जो वोट का परसेंटेज है वो 6% होना चाहिए। मतलब अगर हम चारों राज्य की बात करें, इन चारों राज्यों में मिला के आपकी पार्टी को कम से कम कितने परसेंट वोट, 6% जो है वोट तो मिलने ही मिलने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो क्या होना चाहिए भाई, तो भैया ये होना चाहिए कि लोकसभा में कम से कम आपको 4 सीटें मिल जाएं, है ना। तो अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया पास हो जाता है तो यहां पे क्या होगा भाई, तो यहां पे जो है आपको वो जो पार्टी, वो हमारा जो चुनाव आयोग है वो आपको बोल देगा भैया हाँ आप क्या हो, आप एक राज्य स्तर की पार्टी हो। अगर राज्य स्तर की आप पार्टी होती हो तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, कई विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे आपको आपकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होगा वो अलग मिलेगा, है ना। वो चुनाव चिन्ह जो होगा कोई भी दूसरी पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बेसिकली एक रिकॉग्निशन मिल जाता है ना भाई, चुनाव आयोग आपकी पार्टी को रिकॉग्नाइज कर रही है ना, लोगों की नजरों में आपकी पार्टी आ रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पे वही है कि जिस पार्टी को जो है लोकसभा चुनाव में या फिर मतलब और है यहाँ पर, है ना, ऐसा नहीं दोनों चीजें कंप्लीट हो, और है यहाँ पर कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं राज्य स्तर की पार्टियां। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है कि कौन सी पार्टी जो है राज्य स्तर की पार्टी कहलाएगी। तो देखो, जिस पार्टी को जो है विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, याद रखना विधानसभा, यानी कि जो आपके राज्यों में चुनाव होते हैं, किसके भाई, सीएम के, मुख्यमंत्री के, आपके इलाके से, आपके निर्वाचन क्षेत्र से कौन चुन के जाता है, विधायक जीतता है ना। ठीक है, तो देखो विधानसभा के चुनाव में जो है कुल वोट के कम से कम 6%, है ना। तो जिस पार्टी का कोई भी पार्टी जो है उसको जो है विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं उसमें कम से कम कितने वोट मिलने चाहिए, कम से कम जो है 6% वोट मिलने चाहिए, है ना। और जो कम से कम जो है 2 सीट पर जो है चुनाव जीते, या फिर 2 सीट पे, और यहां पे क्या, और जो है कम से कम 2 सीट पे जो चुनाव जीते, 2 सीटें मिलनी चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए भाई, 6% वोट मिले। दोनों क्राइटेरिया जो पूरे होने चाहिए, तब जाके जो है क्या कहलाएगी, वो राज्य स्तर की जो है पार्टी कहलाएगी वो, है ना। यहां तो 6% वोट मिले, टोटल वोटिंग जो हुई है, प्लस उसको कम से कम जो है 2 सीटें तो मिले ही मिले, तब जो है वो राज्य स्तर की पार्टी कहलाएगी। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में मैंने जैसे अभी की हम डेटा की बात करें तो अभी के डेटा के अनुसार 8 जो है क्या है भाई, 8 जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और ये जो डेटा है वो अपनी बुक के हिसाब से देखना, क्योंकि मैं लेटेस्ट वाला बिल्कुल लेके आया हूं। ठीक है ना। जैसे आप देखोगे कुछ ऐसी पार्टियां थी जो आपकी किताब में दे रखी हैं, लेकिन आज के टाइम पर उनके पास राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का स्टेटस नहीं है, तो वो जो आपकी किताब में एनसीईआरटी में दे रखी है उनकी बात मानना। वैसे हम बात कर लेते हैं अभी की बात करें तो कुछ पार्टी ऐसी भी हैं जो आपकी किताब में दे रखी हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस की हम बात करें, है ना, नेशनल कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात हो, दूसरी वाली पार्टी जो कांग्रेस पार्टी नहीं, दूसरी वाली पार्टी की बात हो रही है, उससे जो स्टेटस छिन चुका है ना। तो 2-3 पार्टियां ऐसी हैं वो पहले राष्ट्र वाली थी बट वो अब नहीं है, क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाई होंगी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में अभी भी दे रखा है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चल लेना। ठीक है ना। चलिए तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करें तो ये इसकी हम बात करें, ये तो एओ ह्यूमे द्वारा 1885 में जो है इसको फाउंड किया गया था। एओ ह्यूमे जो कि एक भारत के नहीं, बाहर के सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की थी। और उसके बाद आप देखोगे आजादी की लड़ाई में जो इस पार्टी का बहुत बड़ी भूमिका रही है ना। बेसिकली आजादी की लड़ाई में उसके बाद देखोगे ये सेक्युलरिज्म पर बहुत ज्यादा जोर देती है ना, धर्मनिरपेक्ष, मतलब हमारी जो पार्टी है बेसिकली धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती, और जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके जो अधिकार है उन पे ज्यादा ध्यान देती है पार्टी की हम बात करें। फिलहाल की हम बात करें तो भैया अध्यक्ष इसके पहले बदलते रहते हैं बेसिकली, है ना। तो सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, तो इनके अभी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं बेसिकली, है ना। तो भैया देखो, अगर हम बात करें इस पार्टी ने काफी अच्छे खासा, मतलब 50 साल तो राज किया ही है इस पार्टी ने, 74-75 साल हो गए हैं, उसमें से 50 साल तो कांग्रेस ने ही राज किया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और हाँ, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं इस पार्टी के संबंध में रहे हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं इस पार्टी के संबंध में रहे हैं। हर धर्म का जो नेता है वो इस पार्टी का उच्च पद पे बना हुआ है, तभी यहां पे हमने बोला ना कि हर एक, मतलब ये माइनॉरिटीज का बहुत ध्यान रखते हैं बेसिकली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं हम भाई भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पार्टी की हम बात करें, इसकी वैसे स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन हम इस पार्टी एग्जिस्टेंस में कब आई, 1980 में। और ये पार्टी किस पार्टी में से निकली है, तो ये जो पार्टी है इसका जन्म हुआ है भारतीय जनसंघ, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे फाउंडर्स में से गिने जाते हैं, और
उन्हीं ने जो है भारतीय जनसंघ का आप बोल सकते हो संस्थापक थे वो बेसिकली। और इसके बाद इसी में से जो भारतीय जनता पार्टी निकलती है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी बहुत बड़ा रोल रहा है उनका इस पार्टी को बनाने में। फिर आप देखोगे 1998 में जब चुनाव होंगे, 2004 तक इन्हीं की सरकार रहेगी और उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और अभी फिलहाल जो है 2019 में फिर से चुनाव जीते। अब देखो 2024 में क्या होता है ना। चलिए तो इनकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इनकी पार्टी की विचारधारा क्या है? तो ये इनकी विचारधारा बेसिकली काइंड ऑफ जो हिंदुत्व पे जो इनकी विचारधारा वो जाता है, राष्ट्रवादी विचारधारा ज्यादा है भाई, है ना, राष्ट्र के प्रति विचारधारा ज्यादा है। और यहां पर बेसिकली ये जो पुरानी जो चीजें है, पुरानी चीजें मतलब जो हमारी धरोहर है, जो हमारे वेद हैं, जो पुरानी चीजें उनकी हमें रेस्पेक्ट करना भी जो है ये सिखाते हैं बेसिकली, है ना। तो यहां पे बात बोल सकते हो भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है ना। यह पार्टी जो है जम्मू कश्मीर का जो है भारत में पूर्ण रूप से जो विलय करवाना चाहती है। तो ये करवा, और यहां पर हो भी गया, विलय हो भी गया, ठीक है ना, विलय हो गया। 370 जो हट गया, 370 पूरी तरह से हट गया। जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो हट गया, प्लस वादा किया था इन्होंने राम मंदिर बनवाने का, तो वो भी बन चुका है। तो मतलब कुछ वादे जो है इन्होंने पूरे भी करवाए हैं, ठीक है ना। आप देखोगे भाई 90 से 19 को 90 के दशक में 1990 के दशक में जो है पार्टी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और 1998 में चुनाव भी जीतती है। उसके बाद 2004 तक इनकी सरकार रहती भी है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की आ जाती है फिर से। अब बात कर लेते हैं अगली पार्टी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी इसकी हम बात कर लेते हैं। तो बसपा वैसे बोलते हैं ऐसे। तो अभी जो फिलहाल की जो लीडर है इनके फिलहाल के जो लीडर है, जैसे हम बात करें बीजेपी के अभी लीडर कौन है, मेन जो लीडर है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। और अभी हम बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी के अभी जो लीडर है मायावती हैं। इसको फाउंड किसने किया था भाई? तो काशीराम जी ने। और इस पार्टी का जो मेन एजेंडा, मेन जो आइडियोलॉजी है, मेन जो विचारधारा वो क्या है भाई? दलितों के लिए, जो पिछड़ी जातियों से लोग आते हैं, आदिवासी जो लोग आते हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनके लिए जो है काम करना ही इस पार्टी की मेन पहचान है। मेन मुद्दा यही रहा है इनका, ठीक है। चलिए 1984 में जो है इन्होंने इसका नेतृत्व किया था बेसिकली। और इस पार्टी की जो है पकड़ कहां पे सबसे ज्यादा मजबूत है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश में कई बार जो मायावती जी हैं वो सीएम भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। अच्छा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात करें तो उसका जो इसको फाउंड किसने किया था? तो एम एन रॉय ने, याद रखना 1925 में, 1925 में, ठीक है। हम बात करें देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसकी जो विचारधारा है कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है। साम्यवादी विचारधारा मतलब कि भैया जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जो भी हमारे बोलते हैं ना, जो भी हमारे लैंड्स वगैरह हैं, इसका कोई एक ओनर नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए, पूरे समूह में चीजें बटेंगी, जो बटेंगी चीजें पूरे हमारे समाज में बटेंगी। जो बेसिकली गरीब लोग हैं, है ना, जो किसान वर्ग है, वो खासकर जो है इस वर्ग का, मतलब सारी जो चीजें हैं बेसिकली उस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। तो ऐसी कुछ विचारधारा क्या होती है? कम्युनिस्ट विचारधारा होती है, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ? बाद में भाई पहले स्टार्टिंग की हम बात करें तो भैया पंजाब, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसकी पकड़ अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही है तो उसकी जो पकड़ है, इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी गिरती जा रही है। और हम बात करें पिछले जो 2004 की अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1.4% वोट मिले थे और 10 सीटें मिली थी, है ना। और आप बोलो 4 से कम सीटें मिलती तो ये लूज कर देती, है ना, लूज कर देती, फिर नहीं रहती राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है ना। चलिए फाउंडर की हम बात कर लेते हैं, एम एन रॉय थे, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। हाँ, एक पार्टी कौन सी है? देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलग है। ये वाली कौन सी है भाई? ये वाली है मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी और लेनिन की विचारधारा पे एक और पार्टी रखी गई थी, इसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या फिर लेनिन। अब देखो मार्क्स कौन थे भाई? कार्ल मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स वही थे भाई जिन्हें क्या बोला जाता है? जिन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोला जाता है। जिन्होंने बोला था कि अगर आपको जो है क्या करना है, आपको अगर सच में युद्ध करना है, आपको जो है सच में अपना हक चाहिए, तो आपको लड़ना पड़ेगा। उससे पहले क्या था? उससे पहले स्वतंत्र समाजवाद था भाई। जब कार्ल मार्क्स पैदा हुए उन्होंने अलग ही जो है विचार देने शुरू किए। तो ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, जो लेनिन की विचारधारा है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है रशियन रिवॉल्यूशन में, रूस की क्रांति में, उसकी विचारधारा पर जो है ये बेस्ड थी बेसिकली, है ना। इसके हम फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर का नाम था एम एस डांडे, है ना। एम एस डांडे जो है इनका नाम था बेसिकली। और इनकी मुख्य विचारधारा मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर मिलती जुलती है। कहां पर अच्छा खासा इनका पकड़ है? तो पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में अच्छे खासे समर्थन प्राप्त भी है, ठीक है ना। चलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है ये अब जो है नेशनल पार्टी नहीं रही है, लेकिन आपकी किताब में दे रखा है तो आप यही लिख लेना। लेकिन आज की अगर मैं करंट अपडेट की बात करूं तो ये जो है अब राष्ट्रीय पार्टी जो है नहीं रही है, वो स्टेटस छिन गया है इससे, ठीक है ना। तो इस पार्टी की हम बात करें तो देखो इसकी पार्टी में फूट पड़ गई थी, है ना। 1999 में इस पार्टी का जन्म हुआ। यह पार्टी जो है लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे की जो है वकालत करती है। तो यह महाराष्ट्र में काफी शक्तिशाली है और इसका जो है मेघालय, मणिपुर और असम में भी है अच्छा खासा समर्थन प्राप्त है। लेकिन आज के टाइम पर, आज के डेट पर ये जो पार्टी जो है वो एक आप बोल सकते हो कि राष्ट्रीय पार्टी जो है नहीं है। इससे जो दर्जा जो है राष्ट्रीय पार्टी का, नेशनल पार्टी का, वो छिन गया है। क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात करें तो क्षेत्रीय पार्टियों में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, है ना। तो देखो पिछले 3 दशकों में जो है कई क्षेत्रीय पार्टियों का जो है महत्व बढ़ा है। यह भारत में लोकतंत्र के फैलाव और उसकी गहराई होती जड़ों को दर्शाता है बेसिकली, है ना। जैसे जितनी ज्यादा पार्टी होंगी, जितने ज्यादा लोगों के पास ऑप्शन होंगे,
तो लोगों के लिए उतनी अच्छा होगा भाई कि भैया आपके पास 4 चीजें हैं, 4 जने हैं। तो भाई क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात करें तो जो मेन पार्टी है, इनके अलावा पहले क्या था, देखो पहले कांग्रेस के टाइम पे क्या था कि भाई अगर पूरे कांग्रेस, अगर केंद्र में कांग्रेस है तो राज्यों में भी कांग्रेस है। लोगों के पास ऑप्शन था ही नहीं कोई, है ना, समझ रहे हो ना मैं बोल क्या रहा हूं। पहले क्या था भाई, पहले अगर केंद्र में कांग्रेस राज कर रही है तो भैया स्टेट की हम बात करें, राज्यों की हम बात करें, राज्यों में भी कांग्रेस थी, लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर क्या भाई, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां आ गई हैं। तो आप देखोगे केंद्र में दूसरी सरकार है और क्षेत्रों में यानी कि राज्यों में जो है अलग अलग सरकार आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखो, तो कुछ वर्षों से इनका फैलाव काफी ज्यादा देखने को मिला है। कुछ क्षेत्रीय नेता हैं अपने 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 राज्यों में काफी शक्तिशाली हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें, सबसे लोकप्रिय उदाहरण है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये एक राज्य स्तर की पार्टी है, लेकिन फिर भी इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है भाई, है ना। जो उनके जो सबसे बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव, ये तो बहुत बारी चुनाव जीत चुके हैं, है ना। बीजू जनता दल, है ना, जैसे बात करें AID, डीएमके की हम बात कर लेते हैं। ये सारी जो पार्टियां काफी लोकप्रिय हैं और अपने अपने राज्यों में जो है काफी अच्छा खासा ये काम कर भी रही हैं बेसिकली, है ना। अब ये टॉपिक खत्म हुआ, अब बात कर लेते हैं भैया राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी दिक्कतें जो है फेस करती हैं बेसिकली जनता, कौन सी दिक्कतें जो है इन राजनीतिक पार्टियों से फेस कर रही है, दलों से फेस कर रही है। पहली इसमें जो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। अब बेसिकली क्या होता है, आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल, अंदर। अब इन पार्टियों के अंदर ही क्या होता है, बहुत गंदी वाली पॉलिटिक्स चलती है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर भी पॉलिटिक्स है। अब समझ रहे हो, जैसे आंतरिक लोकतंत्र का अभाव का मतलब क्या है भाई, अभाव का मतलब होता है किसी चीज की कमी। तो अगर हम बात करें इन ये जो पार्टियां होती हैं, दल जो होते हैं, इनमें कुछ जो है लोकप्रिय नेता होते हैं, है ना, उन्हीं की बात सुनी जाती है। जैसे वैसे जो हमारे देश में लोकतंत्र है भाई, तो कायदा ये कहता है कि भैया पार्टी के अंदर भी कोई भी निर्णय लिया जाना है तो वो भी लोकतांत्रिक ढंग से लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है भाई। आप उनकी पार्टी में जो लोकप्रिय नेता होते हैं, बस वही क्या करते हैं बेसिकली, वही जो है यहाँ पर आप बोल सकते हो उनकी ही बात सुनी जाती है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आंतरिक लोकतंत्र में अभाव है। किस चीज का अभाव है भाई, लोकतंत्र का अभाव है, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं होती है। तो पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज क्या होगी, वंशवाद। भाई वंशवाद का तो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है, वंशवाद, नेपोटिज्म बोलते हैं ऐसे कि भैया हम नेता है तो हमारा बच्चा नेता होगा, उसका बच्चा नेता होगा। जैसे कांग्रेस पार्टी में ऐसा बहुत देखा जाता है, बहुत सारी पार्टियों में देखा जाता है ऐसा, है ना। एक वंशवाद जो होता है कि भैया हमारा बेटा, अगर प्रधानमंत्री है तो हमारा बेटा प्रधानमंत्री होगा, उसका बेटा भी प्रधानमंत्री होगा, तो उसको हम बोलते हैं वंशवाद। कि एक चीज जो है फैमिली में चली आ रही हो। कायदा ये कहता है इसमें अगर गुण है, जिसमें लीडरशिप स्किल्स हैं, सच में जो देश चला सकता हो, उसको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ पार्टियों में क्या होता है, वंशवाद बहुत ज्यादा होता है। तीसरी चीज की हम बात कर लेते हैं, पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभाव। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, ज्यादातर जो 70% से ऊपर जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, इन पर कोई ना कोई केस दर्ज है ना, कोई ना कोई अपराध कर रखा है इन्होंने, और बहुत जघन्य अपराध कर रखे हैं इन लोगों ने। तो ऐसे तत्व जो है बहुत ज्यादा राजनीति में सक्रिय है। और हम बात कर लेते हैं अगले चौथे के बारे में, विकल्पहीनता। होता क्या भाई, सारी जो पार्टियां हैं इनकी लगभग देखा जाए सेम ही विचारधारा है, और जब आ जाती है सत्ता में, ताकत में आ जाती हैं, तो एक काम सब एक जैसा करती हैं, कुछ भी अलग नहीं करती, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प होने के बाद भी हम बोल सकते हैं हमारे देश में विकल्पहीनता है बेसिकली, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो कोई भी सच्चे ढंग से जो है काम नहीं करवाती। जो घोषणा पत्र में घोषणा करती हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती बेसिकली, है ना। तो ये सब क्या है भाई, चुनौतियां हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं हम आखिरी टॉपिक है ये। चलिए, राजनीतिक दलों के सुधारने के उपाय क्या क्या है, जिससे हम अपने, आप बोल सकते हो, राजनीतिक दलों में सुधार ला सकते हैं। पहले हमने प्रॉब्लम्स बता दी, चुनौतियां बता दी पहले। अब भाई चुनौतियों का उपाय भी तो होना चाहिए, चुनौतियों का उपाय तो होना चाहिए भाई, हर चीज का उपाय होता है। तो भाई उपाय की हम बात करें, पहला है भाई, पहला उपाय जो सरकार ने अपनाया वो अपनाया दल बदलू कानून। दल बदलू कानून क्या होता है बेसिकली, होता यह है कि मान के चलो कोई भी नेता जो है अपनी पार्टी से जीत गया, अपने क्षेत्र से जीता है, मान के चलो, है ना, मान के चलो उसकी पार्टी जो है वो चुनाव तो नहीं जीत पाई टोटल, जैसे मान के चलो केंद्र के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे। अब कोई फलाना पार्टी का जो नेता है वो बीजेपी से जीत गया अपने निर्वाचन क्षेत्र से, लेकिन उसकी पार्टी हार गई। अब उसने क्या किया भाई, उसने देखा भाई पार्टी तो हार गई है ना, अब एक काम करते हैं हम ना पार्टी बदल लेते हैं। तो दूसरी पार्टी ने ऑफर कर दिया कि भैया तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हें जो है एक सीट दिलवा देंगे, है ना। अब उसने क्या कर लिया, उसने दल बदल कर लिया, मतलब उसने जो अपनी पार्टी को छोड़कर, वो जो लॉयल्टी थी, जो वफादारी थी, वो छोड़कर जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि वो पार्टी जीत गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दल बदलू कानून बोलेंगे बेसिकली। कि तुम या तो देखो, या तो ये हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कोई वोटिंग हो रही है, तुमने अपने पार्टी के खिलाफ ही वोट कर दिया, बिना समर्थन, मतलब बिना किसी के सुझाव के, या फिर बिना किसी के सलाह मशवरा करके तुमने क्या किया, वोटिंग हुई तो तुमने क्या किया, तुमने अपने पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, दल बदलू कानून बोलते हैं बेसिकली। तो 52वां संशोधन हुआ था, 52वें संशोधन के बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, 52 संशोधन के बाद जो है यहाँ पर आप बोल सकते हो ये जो कानून है वो आया, ठीक है, दल बदलू कानून। तो अगर कोई भी नेता जो है अपने पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दल बदलू कानून बोलते हैं। और ये सख्त मना किया गया है बेसिकली, सख्त जो है मना किया गया है ना। ऐसे करने पर जो है वो निलंबित हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करने पर निलंबित हो जाएगा। दूसरे हम बात कर लेते हैं भाई, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जरूरी एक चीज बोली है बेसिकली, कि देखो यहां पर जो भी चीजें हैं, वैसे जैसे मान के चलो आप जो नेता हो,
है ना, और आप जो चुनाव में खड़े हो रहे हो, नेता हो आप, और जब आप चुनाव में खड़े हो रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो है सब कुछ जो है अपनी जो ऐसे अपनी इनकम जो है, आप पे केसेस कितने चल रहे हैं, जैसा आप पर्चा फाइल करते हो ना, तो सब आपको अपना ब्यौरा देना पड़ता है कि आप पे कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ताकि जो है यहाँ पर जनता को भी उसके बारे में पता चले। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश पारित किया है। अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए जो है अपनी संपत्ति और उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे चल रहे हैं वो सब देना, कौन किसका काम रहेगा भाई, वो उस इंसान का काम रहेगा कि भैया तुम्हारे खिलाफ जितने भी अपराधी केस चल रहे हैं, जितनी भी संपत्ति है वो सब दो, उसका ब्यौरा। कम से कम जनता को ये तो पता होना चाहिए वो किसको वोट दे रहे हैं, है ना। और आखिरी क्या भाई, चुनाव आयोग ने जो है एक आदेश पारित करने पर जो है राजनीतिक दलों के लिए अपने संगठित चुनाव कराना और अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना जो है आवश्यक बना दिया। अब यहाँ पर सबसे चीज क्या रही है कि भाई चुनाव आयोग जो है, जो चुनाव करवाता है, उसने एक आदेश दिया है कि भैया तुम्हारे पार्टी के अंदर क्या होंगे भाई, संगठित चुनाव होंगे। संगठित चुनाव मतलब तुम्हारे पार्टी के अंदर भी क्या होंगे, चुनाव होंगे। कोई भी डिसीजन लिया जाना है, कुछ भी किया जाना है, तो उस पर चुनाव हो सकते हैं तुम्हारी पार्टी के अंदर भी, है ना। और दूसरी चीज क्या बोली है कि भैया जो पार्टी है वो पार्टी भी अपना क्या करेगी, अपना आयकर रिटर्न जो है, आयकर रिटर्न मतलब कि उस पार्टी को कहां से फंड आ रहा है, कहां से इनकम आ रही है, तो वो सब जो ब्यौरा है वो किसको देना पड़ेगा भाई, वो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। कम से कम ये तो देखा जाएगा कि इस पार्टी को किसने पैसा दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेता होता है भाई, कोई बहुत बड़ा गुंडा है ना, उस गुंडे ने क्या किया भाई, उस गुंडे ने पैसे दे दिए उस पार्टी को, और उस पार्टी को उस गुंडे को जो टिकट मिल जाती है और वो अपने चुनाव क्षेत्र से जो है जीत जाता है उस पार्टी के दम पर, ठीक है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए जो है यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम रिटर्न भी भरना पड़ेगा, प्लस यहां पर चुनाव भी करवाने पड़ेंगे, है ना। तो इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ हमारे चैप्टर का जो है एंड हुआ। तो आई होप आपको सारा जो चैप्टर है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।